साल 2003 टीवी अखबार का बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वसनीयता थी। तमाम मीडिया चैनल्स का क्रेज़ था। घर घर में लोग टीवी अखबार पर भरोसा करते थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह से भद नहीं पीटी हुई थी। पत्रकारों को लोग सबसे सच्चा मानते थे। उनको लगता था कि अखबार में लिखा है तो सही होगा, पत्रकार ने कहा है तो बिल्कुल सच है। वाजपेयी ने एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, और 2004 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस बार टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। क्या सचमुच ऐसा होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी, ये वो विश्लेषण है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल 2024 में होने क्या जा रहा है। आपको लगता है कि जो पार्टी 400 जीतने वाली हो वो विपक्षी दलों पर दबाव बनाए कि आप गठबंधन न करो। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी चाह रही है कि हम गठबंधन न करेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी, गठबंधन करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। क्या 400 जीतने वाली पार्टी किसी आदिवासी को चुनाव के समय जेल में डालेगी, ये जानते हुए कि इसका असर होगा? एक वैश्य समाज से वाले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिमाकत करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या 400 सीट जीतने वाली बीजेपी एक ऐसे नेता को गठबंधन में लाएगी जिस पर हिंदी पट्टी के लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप है? क्या 400 सीट जीतने वाली पार्टी छोटे छोटे दलों से बैकफुट पर जाकर गठबंधन करेगी? मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार बिहार में हूं। झारखंड, बिहार और यूपी सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है बीजेपी के लिए। बात पहले यूपी से करते हैं, उसके बाद बिहार और आपको झारखंड ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले दो खबरें देख लीजिए, सोचिए। 2014 का साल था। 2013 से यही अरविंद केजरीवाल की टीम लगी हुई थी और 2G घोटाला, 3G घोटाला, तमाम तरह के घोटालों के आरोप लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक धराधर फैसले आ रहे थे और कांग्रेस के तमाम बहुजन नेता जेल चले गए। वैसे ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। उस समय कनी मोड़ी, दयानिधि मारन, ये राजा, इनको जेल में डाल दिया गया। कुछ तो कांग्रेस के सवर्ण नेता को भी छुटकारा पार्टी से निकाल दिया गया था। बंसल चले गए थे, अश्विनी कुमार को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। जेल में नहीं डाला गया, लेकिन जेल में गए थे उस समय बैकवर्ड समाज के नेता या दलित नेता चले गए थे। जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे ये राजा, जो दलित समाज से आते हैं, डीएमके के सांसद थे, इस बार फिर उनको टिकट मिला है, वो सांसद भी हैं। तो ये बड़ी गलती थी। क्या इसी तरह की घटनाएं बीजेपी के साथ हो रही है? सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज फिर अपडेट आया है। 3 बार की फटकार। मैंने आपको पहले भी बताया था बीजेपी को रिटायर अधिकारियों से कितना प्रेम है। अभी जो एसबीआई के प्रमुख है, चेयरमैन है, वो भी रिटायर थे 2022 में, उनको फिर कंटिन्यू किया गया। एक संजय मिश्रा ईडी में 3 बार उनको एक्सटेंशन मिला था, पता नहीं क्यों मिला था। अभी चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनको भी रिटायर्ड हैं, ज्ञानेश कुमार, फिर भी एक्सटेंशन मिला है। आज चुनाव आयोग को लेकर राहत की खबर है बीजेपी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2 जजों की बेंच ने, कि फिलहाल चुनाव की तारीख है और हम अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। इससे चुनाव में दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन इस मामले पर अगस्त के बाद सुनवाई हो सकती है 2024 में। पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश लाकर, फिर संसद से कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया। और अभी प्रधानमंत्री, एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसमें होते हैं। वही एक और दूसरी खबर है। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, पहले वो बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सबसे बड़ी खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी दे दी गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि किस पार्टी को किस धन्ना सेठ ने मोटा माल दिया है। मोटा मोटी जो अब तक जानकारी आ रही है, लगभग 8000 करोड़ बीजेपी को, 1400 करोड़ कांग्रेस को, 8000 करोड़ बीजेपी को, 1400 करोड़ कांग्रेस को, 1300 करोड़, 1600 करोड़ ममता बनर्जी को और बीजेडी को ज़्यादा पैसे मिले हैं।
तो क्या ये सबसे बड़ी मुसीबत है बीजेपी के लिए? क्योंकि टीवी अखबार ने इस खबर को जरूर रोक रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें घर घर तक जा रही है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो स्विस बैंक से पैसा लाना चाहते थे वो यहाँ का पैसा नहीं दिखा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि हम चुनावी चंदा व्हाइट में ले रहे थे। अमित शाह बिल्कुल दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये व्हाइट में अगर लेते तो वो बताते। दरअसल ये छुपा हुआ चंदा था जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद जगजाहिर करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हम पेपर पर ले रहे थे, कैश तो नहीं ले रहे थे। सवाल है कि खड़गे ने कहा है कि जब पेपर पर इतना ले रहे हैं तो कैश कितना ले रहे होंगे, इसका क्या अंदाजा लगाया सकता है। और सबसे बड़ा मैंने आपको पहले ही बताया था, पेपर पर गड़बड़ी नहीं होगी, किसने कहा है? मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, मेरा व्हाइट मनी है, मैंने उसको 2 करोड़ में बेच दिया, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड 100 तो मेरे नाम पर होगा, लेकिन मैंने भी तो बेचा है। तो इसमें भी हीला हवाली तो जमकर हुई है। और कास्ट सेंसस को लेकर एक खबर बताऊंगा, किस तरह से सोचिए सवर्ण समाज के नेता अड़ते हैं। काश बहुजन नेता भी इस पर सीख लिए होते। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार, झारखंड, यूपी की अगर बात करें तो 80 सीटें हैं, 40 सीटें बिहार में हैं और 12 सीटें जो हैं वो झारखंड में हैं। मतलब आंकड़ा बनता है 134 सीटों का। 134 सीट क्रूशियल है हिंदी पट्टी में। उसके बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको यूपी में कम से कम 70 सीटें जीतनी होंगी, जो संभव दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव एक कमज़ोर कड़ी हैं, वो गलतियां कर रहे हैं। पल्लवी पटेल भी दूर हो रही हैं, चंद्रशेखर भी दूर हो रहे हैं। अगर अखिलेश चाहते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि फिर से चुनाव लड़ें, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। मायावती जी जिस तरह से टिकट दे रही हैं, उससे फिलहाल बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है मुकाबले समाजवादी पार्टी को। ये भी एक खबर है। वहीं बिहार में सोचिए तो अगर बहुजन दल एकजुट हो जाते तो शानदार होता, लेकिन उसके बाद बहुजन नेता अगर एकजुट नहीं हो रहे तो सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक किसानों को लग रहा है कि ये चुनाव में चूक गए तो चूक गए, और इसलिए हो सकता है कि वो जानबूझकर बहुजन दलों के नेताओं को ही वोट करे या बहुजन नेताओं को ही वोट करे। तो दल भले न मिल रहे हों, जनता ज़रूर एकजुट हो रहा है। इतनी एकजुटता बहुजन समाज की पहले कभी नहीं थी जो इतनी हो रही है। यही चीज़ बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में खबरें आ रही है कि लालू यादव की पार्टी RJD, कांग्रेस, मुकेश सहनी करीब आ सकते हैं और बीजेपी यहाँ भी कई दलों से गठबंधन में है। लेकिन जनता के गठबंधन से बीजेपी परेशान है, क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान वोट नहीं करना चाहते हैं। युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा है, जब आप उनसे पूछेंगे। राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोचिए मैसेज व्हाट्सएप पर दिया जा रहा था, उस पर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। फटकारा भी है कि आप किस तरह से मैसेज नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के थ्रू मैसेज हो रहा था, और जबकि आचार संहिता लागू है, आपको पता है। यूपी में किस तरह से राशन कार्ड में प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी थैली पर, उसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इससे पहले हवाई जहाज को लेकर कंप्लेन की गई थी। सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर कंप्लेन की गई है। तो 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प है, इतना आसान नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें कि ग्राफ बढ़ा है उनकी पार्टी का, और हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई है, और लगातार शोषित वंचित समाज के लोगों का सिंपैथी जो है वो JMM के साथ दिख रहा है, हेमंत सोरेन के साथ दिख रहा है। अब रही बात, सोचिए हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि वहाँ गठबंधन है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। पंजाब में कुछ नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी इस बार खेल कर रही है, लेकिन खेल चल नहीं रहा है। कई सारे नेता कांग्रेस के में शामिल हो रहे हैं राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि भूपेश बघेल खुद मैदान में है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था। कांग्रेस को भारी पड़ा था बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजना, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस इस बार अच्छा कर सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाना मुश्किल होता जा रहा है, उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उमा भारती नाराज हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, तो एक बड़ा तबका वहाँ नाराज है। कोशिश थी कि यादव मुख्यमंत्री बनाकर यूपी बिहार में कुछ माइलेज लिया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया।
तो कई बार आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो कर्नाटक में है, जहां उसकी शानदार सीटें थी, महाराष्ट्र में है जहां उसकी शानदार सीटें थी। क्या ये 100% रिपीट कर पाएंगे? नई जगहों पर कोशिश करे बीजेपी, उड़ीसा, दक्षिण भारत में, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी कुछ कर दिखाएगी? सबसे कमजोर कड़ी ममता बनर्जी हैं। अगर कुछ बनता हुआ दिख रहा है, बीजेपी कहीं गेन कर सकती है, थोड़ा 18 पहले जीता था, थोड़ा बहुत अगर गेन कर सकते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, बाकी हर जगह जहां उन्होंने 100% स्कोर किया था वहां उनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हाँ, मीडिया परसेप्शन जरूर बनाया जा रहा है कि बीजेपी 400 पार, लेकिन ऐसा ग्राउंड पर नहीं होता हुआ दिख रहा है। किसान, छात्र, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और रही बात तो बिना टीवी अखबार के समर्थन के, बिना कैंपेन के, बिना संसाधन के मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री के रह के गए हैं, तो भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं, देखते 2024 में। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस ने जाति जनगणना और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने कहा है कि हम 50% का कैप हटाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आज राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन सोचिए, आनंद शर्मा, कांग्रेस का पाप इतना बड़ा है कि क्या बताऊं। सोचिए, 2004 में कांग्रेस सत्ता में आती है, लालू यादव, रामविलास पासवान, बेबी वर्मा और अर्जुन सिंह जैसे लोग मंत्रिमंडल में थे। अर्जुन सिंह ने ओबीसी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में। 2009 में कांग्रेस और बेहतर तरीके से आई, लेकिन उसके बाद यही आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी सरकार चला रहे थे। जाति जनगणना के मुद्दे को बस्ते में डाल दिया गया, लालू यादव को पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर दिया गया, सारे ओबीसी के लोग बाहर थे, एक वीरप्पा मोइली बच गए थे। और वहीं से सोचिए, आनंद शर्मा लोगों ने खूब मजे लिए और अब आनंद शर्मा कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, क्योंकि इंदिरा खिलाफ थी, राजीव खिलाफ था। आनंद शर्मा को नहीं पता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि सवर्ण समाज का हमको वोट नहीं मिलता, इसलिए वो सवर्ण नेताओं की परवाह नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस अब दलित, पिछड़े, आदिवासी वोटों पर निर्भर है। लेकिन सोचिए, आनंद शर्मा से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज और किसानों के नेताओं को सबक लेनी चाहिए कि अपने समाज के हितों के लिए सवर्ण समाज के नेता किस तरह से लड़ते भिड़ते अड़ते हैं। गवर्नर के तमिलनाडु के एक सवर्ण गवर्नर कह रहे कि हम शपथ ही नहीं दिलाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो बहुजन समाज को जरूर सीखना चाहिए कि अगर आपका समाज बचेगा तभी आपकी राजनीति बचेगी। इसलिए समाज के मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दों पर, जाति जनगणना के मुद्दों पर बियॉन्ड द पार्टी लाइन आपको अड़ना भिड़ना होगा। 2014 में बीजेपी इसलिए आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी क्लेम किया था और गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण जैसे यादव नेताओं ने कहा था कि जाति जनगणना कांग्रेस को करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि 2014 में जो रणनीति थी बीजेपी की, वही रणनीति अब कांग्रेस की है। लेकिन सवाल है कि वो करेंगे कि नहीं। लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी, मुझे लगता है कि ये मिली जुली सरकार होगी, मान्यवर कांसीराम के वाली सरकार होगी, जो कहते थे कि मजबूत नहीं, बहुजनों को मजबूर सरकार चुननी चाहिए, जो घुटनों पर हो और काम करे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इतना आसान है बीजेपी के लिए 2024? और 2024 अगर आसान है, क्या टीवी अखबार से चुनाव जीता जा सकता है? वाजपेयी 2004 में चूक गए थे, साइनिंग इंडिया का नारा फ्लॉप हो गया था और इसीलिए खड़गे ने कहा, जिनका लंबा अनुभव है, कि बीजेपी की वही हालत होगी जो 2004 में साइनिंग इंडिया का हुआ था। 400 पार का नारा भी इसी तरह से हवाई हो जाएगा। तो क्या बीजेपी डरी हुई है? क्या बीजेपी हवा बना रही है टीवी अखबार से? और क्या टीवी अखबार का असर रह गया है? असर रहता अगर सोशल मीडिया न होता। तो टीवी अखबार में जहां बीजेपी के 400 पार हैं, टीवी अखबार के सर्वे में 400 पार हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही आप कोई पोस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 20% से आगे नहीं बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का ग्राफ जो है वो 70% तक जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? 2024 में आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।